इरफान साहब जो पहले डायरेक्टर थे वो भी 24 साल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पीरियड हमारे छागला साहब का भी आता, जो रेडियो के आदमी थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अली वो मोहम्मद जाकिर इत्तेफाक छागला। के 3 महीना रहे, वो रहते क्योंकि यावर साहब लाए थे, लेकिन उनके साथ सिर्फ मसला ये हुआ कि लिफ्ट का तो कोई तस्वुर नहीं था। वो तीसरी मंजिल पहले ही हफ्ते में वो कह गए थे कि शमीम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन छागला साहब को मैंने देखा, बहुत नफीस आदमी। बाद में पता लगा कि कौमी तराने की धुन भी इनके भाई ने बनाई है। और मेरे साथ रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर थे हैदराबाद। मेरे साथ बहुत शफकत और मोहब्बत का 3 महीने इरफान साहब के बाद आए थे। इरफान साहब के बाद वो यावर साहब ले आए थे और रेडियो से वो रिटायर हुए थे। तो वो रहते और कामयाब डायरेक्टर होते, लेकिन वो सिर्फ अपनी सेहत की वजह से उन्होंने खुद इजाज़त ले ली और चले गए। चलिए, हम इसके बाद इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आपकी उम्र अगर इस वक्त 76 77 व्हाटएवर, और उसमें से आपने 34 इयर्स जो है ना आर्ट्स काउंसिल की आधा चेक कर दो नवा, और आर्ट्स काउंसिल की गलियों और आर्ट्स काउंसिल की लॉबीज और आर्ट्स काउंसिल के कमरों में सफेद कर दिए, स्याह कर दिए या सफेद कर दिए, क्या कहेंगे आप? स्याह और सफेद देखा है इन्होंने। हाँ, ये तो है कि स्याह और सफेद देखा है। असल में आर्ट्स काउंसिल जब मैं आया पहले दिन से इसमें सियासत देखी, और सियासत है सच बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक जिसे डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, काम खींचने वाली। हाँ, मैंने 2 ग्रुप उस वक्त आ गए थे। एक राकिब नकवी मरहूम थे जो कागज़ के व्यापारी थे, इस शहर के बड़े व्यापारियों में। दूसरे यावर मेहदी थे जो फिर बाद में एक हो गए। हाँ, एक ही थे, एक ही थे, बाद में अलग अलग। हाँ, बाद में अलग अलग हुए। अच्छा अच्छा। और समहाउ ये ज़्यादा ज़हीन कहूँ या तेज़ कहूँ या फिर तीन कहूँ। हाँ, बहुत से अच्छे अल्फाज आप मुझे दे रही हैं, थैंक यू वेरी मच। तो उसमें ग्रुप में यावर मेहदी साहब ने अपने ग्रुप को मजबूत बना लिया मेंबर साजी करके। हरचंद के उसके बावजूद भी ये सैकड़ों में थे मेंबर। मगर अब दूसरी बात ये कि इलेक्शन जो पहला कुर्सियाँ इलेक्ट हुई हैं वो इरफान साहब के कमरे में हुआ था, मुझे याद है। वहीं बैठे बैठे कोरम शायद 20 आदमियों का था, तो वो 16 ही थे, 4 के दस्तखत करा लिए तो रुट गया, 20 लोग हो गए। और डायरेक्टर कह रहा था कि कुर्सियाँ आप सेक्रेटरी हो गई। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 79 में इलेक्शन हुए थे, और उस वक्त आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप जो थी, ये लोग आ चुके थे, यावर मेहदी और राकिब जो हैं। आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप थी शायद 120 या कुछ इस तरह से थी, और इन लोगों ने आके मेंबरशिप खोली थी यावर और राकिब ने। बिकॉज मेरा जो आर्ट्स काउंसिल का मेंबरशिप नंबर है वो 149 है। नहीं होगा। अच्छा, नहीं, और कोरम तो 20 मेरे मुलाकात के 10 साल तक बाद आया। वो जो है, और जो 79 में जो इलेक्शन हुए थे, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। मैंने गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़ा, फिर 80 में लड़ा। बट आपको खुद पता है कि मैं एक अरसे तक रही, तो इलेक्शन तो शुरू हो गए थे, मतलब वो वोट पड़ने लगे थे, सब कुछ था। आप वो जो 20 का कोरम कुछ कर रहे हैं, वो आई थिंक कुछ और होगा सिलसिला या क्या, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में 20 का कोरम। हाँ, वो लेकिन इलेक्शन होने लगे थे। हाँ, वो आके इन लोगों ने तब्दील किया कि 20 तो एक मजाक है सके। नहीं, मैं तो पब्लिक इलेक्शन बता रहा हूँ, मेरे दौर की बात नहीं है। इलेक्शन को छोड़ते हैं हम, फिर बहरहाल हम क्योंकि आप पे बात कर रहे हैं तो हम इलेक्शन को छोड़ देते हैं। तो फिर आपने जब आप काम करते रहे तो हाउ डिड यू फाइंड दैट प्लेस? आई मीन, वहाँ क्यों इतनी सियासत है? मतलब वो अदालत एक आर्ट और कल्चर का अदारा है जहाँ आर्ट और कल्चर को फरोग पाना चाहिए और अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन आपने इतने अरसे वहाँ 34 साल गुजारे, तो क्यों वो अदारा इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स का शिकार रहा और है? तो आप कैसे अपने आप को बचाते रहे? नहीं, मुझे ये है कि हो सकता है कि मैं जिस महकमे में जाता, क्योंकि मैं तो एक आर्ट कल्चर के उसमें गया हूँ, लेकिन मुमकिन है कि यही तजुर्बा मुझे हर जगह होता कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में भी सियासत होती है, इस मुल्क के ताजिर भी सियासत करते हैं, इस कौम के कहना चाहिए उसमें जीन्स में पॉलिटिक्स शामिल है, और डर्टी पॉलिटिक्स वो अच्छी कहीं भी नहीं है, लेकिन मिलती शायद हर जगह मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं डायरेक्टरेट में जितने दिन रहा एजुकेशन में, मैंने वहाँ भी देखी कि किस तरह से गुलाम मुस्तफा चूँकि सिंध से ताल्लुक़ रखता है, वाई नॉट मुहित फारूकी,
वाइड नॉट हुमायूं नकवी वो डायरेक्टर क्यों ना हो। ये छोटे छोटे वक्फों में भी पॉलिटिक्स देखिए। ये चूंकि एक बड़ा इदारा था कल्चर का, पूरे शहर के लोगों का उसमें एक दिलचस्पी थी, तो वो मैंने उसको ज़रा सा बड़े उसमें इस पर कैनवस में देखा। लेकिन मुझे अब लगता है इस उम्र में तमाम शोबों को देख के कि इस मुल्क में बर्बादी का सबब यह है कि ख़राब सियासत और इखलाकी तौर पे इन्हितात आम शहरियों में भी, जो सदर मुमलिकत से शुरू के आज हमारा कारपेंटर भी बेईमानी करता है, राजघर पे बुलाता हूँ मजदूरी करने वो भी करता है, मैंने किताब छपाई मुझसे प्रिंटर भी कर रहा है, मुझसे मशीन वाला भी झूठ बोल रहा है। तो माशरे में पूरे का पूरा जो ये हुआ है, ये तो मैंने चूँकि इस मुलाजमत में पूरी दुनिया देखी है, दुनिया से मेरी मुराद ये कि नहीं, हम दुनिया को शमीम छोड़ देते हैं। अभी हम फोकस करते हैं आर्ट्स काउंसिल के ऊपर। मतलब वहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, लोगों के बहुत छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं या वहाँ पर आर्ट और कल्चर के सिलसिले में काम कम होता है? आप कह रहे हैं ना कि वहाँ बहुत ज़्यादा सियासत है। ठीक है, हम जो हमारे मुल्की मसाइल हैं हम उसको पहले डिस्कस कर सकें, बाद में भी कर लेंगे। जस्ट फोकस ऑन द आर्ट्स काउंसिल के वहाँ पर इलेक्शन होते रहे हैं, हो रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज अदारा होगा पाकिस्तान का कि जहाँ एक रेगुलर इलेक्शन होते हैं। बीच में ठीक है बैड टाइम भी आता रहा, बैड टाइम भी आता रहा, 6 मुकदमे भी हैं। हाँ बैड टाइम भी आता रहा, मैंने कहा ना कि बैड टाइम भी आता रहा वहाँ पर। लेकिन इतना ज्यादा आर्ट और कल्चर क्यों नहीं वहाँ पर फरोग पा सका, या क्यों लोग आपस में एक दूसरे से इतना उलझे रहते हैं पिटी पॉलिटिक्स के? शनाब, ये मुल्क कोई मुकाम क्यों नहीं पा सका दुनिया में? ये मतलब हमारी सोच फिर यहाँ से होनी चाहिए ना कि ये मुल्क आज श्रीलंका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान इतना ही सफर किया कोरिया क्या जो तो मतलब पूरे मुल्क में क्या हुआ 75 साल में, जो हम आर्ट्स काउंसिल के गिनवाएं कि साहब इनको ये करना था और उन्होंने नहीं किया। तो हाँ, तो वो वही सिलसिला वहाँ से चला है। अब आके हम आगे भी गुफ्तगू कर सकते हैं कि उसमें कुछ काम भी शुरू हुए हैं, इसलिए कि ये यहाँ फंड्स की बहुत कमी रही है। लेकिन इवन देन जब फंड की कमी थी तो यहाँ हर साल इकबाल बानो आती थी, फरीदा खानम आती थी, बिल्किस आती थी, और अपने ये बड़े बड़े क्लासिकल के आर्टिस्ट जितने हैं बाहर के ट्रूपे बहुत आते थे। ये बाहर के ट्रूपे मतलब हर 2 महीने पे एक आ रहा था, कव्वाली के प्रोग्राम और टॉप के प्रोग्राम। तो आप ये देखिए उस फंड्स की कमी में वो मैनेज करते थे, कुछ पैसे वाले थे वो उसमें डालते थे, लेकिन जज्बा था कि कुछ किया जाए। एग्जैक्टली। अब ये कि कुछ किया जाए को नहीं है, पैसे की फरावानी है, सो वो आर्ट और कल्चर का प्रमोशन। थोड़ा ऐसे वो तस्करा सुन लेते हैं कि तमाम चीज़ों के बावजूद जी कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ और लोग, उन्होंने मसलन जब आपका जो ऑडिटोरियम बना है, जी जी पूरी मिसाल आप है, बिल्कुल वो कौन लोग थे जिनका वो कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने इतना टेक्निकली इतना अच्छा जो आर्ट और स्टेज के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है कि आप ऐसा स्टेज बनाएं कि आखिरी बैठा हुआ आदमी आपकी आवाज़ सुन ले और उसमें माइक्रोफोन ना हो। इसलिए सही बता सकते हैं क्योंकि ये आपके होते हुए आपके बल्कि पीक टाइम के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, बना, फाइनल बना और सारा कुछ हुआ। तो यू आर अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा दिल चाहता है कि वो पूछें आप, ये उनमें से एक है थिएटर का क़याम जो है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक गुफ्तगू जैसे आज भी करते हैं, गवर्निंग बॉडी में गुफ्तगू हुई थी और यावर साहब ने नो डाउट कि ये कहा था कि भाई हमें एक ऑडिटोरियम यहाँ पे होना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि इसका नाम गवर्निंग बॉडी राजा साहब महमूदाबाद अगर रख दे, राजा साहब हयात थे तो उन्होंने कहा ये पैसे मैं वहाँ से ला दूँगा। ये गुफ्तगू ज़रूर होने की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जिक्र पहली मरतबा अल्लामा इकबाल की तरह के ख्वाब उन्होंने देखा था, लेकिन उसके बाद पेशरफ बिल्कुल नहीं हुई। पहली नाकामी उस वक्त हुई जब राजा साहब ने माजरत कर ली कि मैं अपने नाम पे ना चाहता हूँ ना उसमें मैं कर सकूँगा। फिर इन्होंने BCCI में कुछ कोशिश की, वहाँ से भी फ्लैट जवाब मिल गया। नतीजा ये हुआ कि फिर
हम खामोश बैठ गए। सब खाने में हाँ, कि भाई अब कोई जिक्र नहीं हो रहा था ना गवर्निंग बॉडी में, वो कहता था कि क्या हो कैसे हो। फिर आके जब पुछिया सेक्रेटरी हुई सो इन्होंने कुछ एफर्ट शुरू किए लोगों से मिलना। अब जिस वजह से मुझे अफसोस है कि वो मैंने किताब में पूरा एक बाब थिएटर पे लिखा है और वो मुझसे नाराज़ वो हो गई इस बात पे, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने बिल्कुल सच लिखा है कि ये लोग बहुत दौड़ते रहे, लेकिन एक उस वक्त का माहौल ये था कि डायरेक्टर के लिए गवर्निंग बॉडी में ये तय किया जाता था किचन कैबिनेट में कि इसको आप अपना खिलाफ आदमी समझिएगा, कोई चीज़ ना इनसे डिस्कस कीजिएगा ना इनको बताइएगा। चुनांचे ये लोग दौड़ते रहे होंगे, कुछ कोशिश करते रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। इसकी पहली ईंट मेरे नज़दीक MM उस्मानी ने उस वक्त डाली जब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो ज़रा अफजाल मुनीफ से बात करते हैं। वो उस वक्त प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। उस्मानी साहब जो थे वो एक अरसे तक इसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे एज ए कमिश्नर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, और यही लोग इलेक्ट कराते रहे, लेकिन बाद में बस अच्छे नहीं लगे उनको। सो मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ, तो वो हम दोनों अफजाल मुनीफ के पास गए, इन्होंने प्लान बनाया, बताया कि ये ऐसा है, खाली जगह पड़ी हुई है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं, हमने ऑडिटोरियम का सोचा है। देखिए पहले आदमी वो थे जिनका कंसेप्ट ये था कि शमीम इसको यूँ समझो ब्रॉडवे थिएटर, मास्को थिएटर, आर्ट्स काउंसिल थिएटर। आप सोचें उन्होंने क्या सीक्वेंस सोची थी उस वक्त, इस तरह का हो, ये उनके जहन में वो था। ये तो सब एक हॉल, एक सिनेमा, एक थिएटर, एक ऑडिटोरियम नहीं, मगर उनकी सोच यहाँ से शुरू हुई थी कि ये दो दुनिया के, और मेरा ख्वाब है कि ये कम से कम हमारा इंडिया पाकिस्तान का तो। सो वो ले गए और अफजाल मुनीफ से बात की, चूँकि ये खुद सीनियर ब्यूरोक्रेट थे तो बहुत एहतराम इज्जत से मिले, और उन्होंने कहा उस्मानी साहब मेरे लिए सिर्फ मुमकिन है कि मैं कोशिश करके 1 करोड़ रुपया आपको दिला दूं, तो इसमें कुछ इसकी इमारत का ढांचा वाचा आप बुनियाद डाल दें और उसके बाद फिर देखेंगे, अगर हम रहे तो ठीक है, वरना ये कि आप। एक इंटीरियम सवाल, ये गवर्नमेंट कौन सी है उस वक्त मुल्क में या सूबे में? आई थिंक ये या तो नहीं मिनिस्टर MQM का नहीं हो, या तो बेनज़ीर होगी, ये 90s की बातें हैं ना। बेनज़ीर ये या क्योंकि 90s में पूरा वक्त ना नवाज शरीफ और बेनज़ीर आते जाते रहे टिल 99। अफजाल मुनीफ का ताल्लुक MQM से था। हाँ, ओके, लेकिन अफजाल मुनीफ वाज देयर एज ए MQM मिनिस्टर। अच्छा, तो ये तय हो गया। अब जो मैं सबूत में भी उनको पेश किया, मैंने कहा इसकी जो वो बनती है ना PC1, मैंने इनसे कहा कि PC1 ओरिजिनल निकाल लीजिए, कोई उसको भर नहीं सकता था। ये वो तो टेक्निकल जॉब है। सर्विस सुन लीजिए, वो टेक्निकल जॉब अपने घर में मेरे से पूरा हाथ से लिखी हुई है उस्मानी साहब की, टाइप भी नहीं है वो। उस्मानी साहब विदाउट एनी हेल्प उन्होंने अपने घर बैठ के PC1 तैयार कर दी, और उसके जो मकासद उसमें लिखे आज भी कोई देखे कि ये सोच भी नहीं वहाँ तक होती इनकी। खैर बहरहाल PC1 गई, वो बात भी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप 50 लाख का पहला चेक ले लीजिए। उस वक्त हम गए हैं तो वो 50 का पहला चेक मिला, वो आर्ट्स काउंसिल को दायरा मिला कि आर्ट्स काउंसिल के नाम पे था। अफजाल मुनीफ साहब ने प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, और बाद में 50 भी मिले, तो इस तरह 1 करोड़ हो गए। तो यहाँ से थोड़ा सा लोगों में हुआ कि दौड़ हम रहे थे, और जब चीज़ें मैच्योर हो गई तो फल उनको मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको क्यों लफ्ज तो मैं नहीं कहूँगी, आफ्टर ऑल वो इस आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रहे। हमें और जितना उनको आर्ट से प्यार था और जिस तरह वो डेप्थ से गुफ्तगू करते थे, आई मीन ही इज वन ऑफ दोस्त को जिनको रियली थिएटर से लव था। शहनाज, उनका कद भी बड़ा था ना एज इंसान, यहाँ कद बड़ा और छोटे में हो गया। ये पंजे के बल खड़े होके भी नहीं पहुँचते उनके बाजुओं तक, मैं बता दूँ आपको। अच्छा, तो वो और इतने सिंपल आदमी के इन पर तो मैं एक वाकई एक पूरा आर्टिकल लिख सकता हूँ कि ऐसा शरीफुल नफ्स आदमी, उसकी मिसाल भी दूंगा आपको। तो बहरहाल ये पैसे मिल गए, उसका इब्तदाई काम जो है
फिर जितना पहले ये वाइस प्रेसिडेंट आए कि जब काम शुरू होना हुआ और नवाब ब्रदर्स को ठेका मिला, तो इन्होंने कहा कि सारे कागजात पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दस्तखत करेगा और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उसके पीछे खड़े होंगे, जैसे गवर्नमेंट पे होता है कि सेक्रेटरी साइन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़ा होता है। इस पर इतनी शदीद इन लोगों को हुई, उन्होंने कहा कि साहब ये तो आप अजीब रवायतें इस दफ्तर में डाल रहे हैं। लेकिन यार साहब उन्होंने कहा नहीं, ये होगा तो इसी तरह होगा, वरना आप लोग खड़े हो जाए करने। सो उसी तरह हुआ। तमाम इब्तदाई एग्रीमेंट्स में डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल की दस्तखत है, जितने कॉन्ट्रैक्ट बने, जितना बिजली का इसका आप यूँ कहना कि शमीम आलम के हाँ सर, आप जो बोल बिल्कुल। तो वो खुशकिस्मती कि उस आदमी का नाम शमीम आलम था। तो वो करने के बाद अब स्टेज आ गया कि चीज़ें जो है, और ये तो चल ही रहा था कि सेहरा मैं बांधूँ कि मैं बांधूँ, और जिस आदमी ने किया था वो मुझे कहने लगा तो ये मिसाल ना देना, छोड़ो उसको। उनके पास 17 लाख का एक चेक यूनिसेफ को उन्होंने लिखा था, और वो 17 लाख आ गया जब वो आर्ट्स काउंसिल छोड़ गए। इन लोगों से नाराज़गी, उनकी शक्ल देखने को बुरा कहने लगे। उनको साथ में चलता हुआ हूँ गेट से तो कहते थे कि ये क्या है, आप उनके चमचे बन रहे हैं। मगर उस वक्त भी वो 17 लाख लाए और मुझे कहा कि इस फंड में जमा कर दो और शमीम मेरा नाम ना बताना, वो कहना कि चेक। हालांकि वो उन्होंने कहा कि मैं इसको वापस भी कर सकता हूँ विथ थैंक्स कि अब ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये थिएटर मेरा ख्वाब है मेरा, तो इसको आप डाल लो। अच्छा, 1 करोड़ वो आ गया था, 70 लाख ये भी आ गए। तो इस तरह उनकी बिल्डिंग कहाँ पहुंची थी ऑडिटोरियम? सर उसकी वहाँ फाउंडेशन और दीवारें और मतलब ढांचा खड़ा हो गया था, लेकिन अब उसके लिए और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो आपके अच्छा। तो टीम बहुत अच्छी और नवाब ब्रदर्स उसके ठेकेदार थे। तो फिर जब पैसों की कमी हुई और वो किसी तरह, और अब उस्मानी साहब भी माइनस हो चुके थे तकरीबन, तो फिर कुछ ना हुआ। और अब आ जाते हैं वो अपने हाशमी साहब, और ये क्या नाम है, हसीन हाशमी, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और उनको उस थोड़ी सी कम लेकिन लगन देखी कि ये थिएटर बन जाए तो हमारे लिए कामयाबी भी होगी, तारीख बनती है, और शहर के लिए एक थिएटर का इजाफा हो जाएगा। और थिएटर में जो ये कवायद हैं जो आप अभी बात कर रहे थे, वो उस वक्त पाकिस्तान में कहीं नहीं थे, न सिर्फ कराची नहीं, पाकिस्तान में भी कहीं नहीं, अलहमरा में भी नहीं था ये। तो बहरहाल हाशमी साहब ने थोड़ी सी कोशिशें सिंसियरिटी के साथ शुरू की, और उसमें एक कामयाबी उस वक्त मिली जब मोइनुद्दीन हैदर गवर्नर हुए, और हाशमी साहब से बहुत उनकी वो थी। सो इत्तेफाक से उस मुलाकात में भी साथ गया उनके। तो हाशमी साहब ने कहा कि इन साहब, मुशर्रफ साहब का दौर है, कराची के हैं, कराची से बहुत प्यार भी करते हैं, और कराची के मामलात को जानना चाहते हैं जहाँ उनकी मदद काम आ सकती हो। तो मोइनुद्दीन हैदर ने एक पर्सनल ख़त लिखा जनरल मुशर्रफ को, माय डियर जनरल मुशर्रफ, वो ख़त मैंने देखा है। सो वो रिकॉर्ड में था, बाद में को उठा के ले गया। तो वो ख़त मिलने पे मुशर्रफ साहब ने गवर्नर से उसकी तस्दीक चाही, और उन्होंने कहा कि नहीं ये सारा कुछ जो है वाकई ज़रूरत है ऐसी। सो सर मुशर्रफ साहब ने पूरा अमाउंट जो उस वक्त दरकार था, 6 करोड़ के 6 करोड़ वो डोनेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके नतीजे में ये मुकम्मल होके इसका फीता कट गया, और आज भी वो थिएटर चल रहा है। नाम से नहीं, अभी तक तो जो उस्मानी साहब ने कहा था आर्ट्स काउंसिल थिएटर ही कहा जा रहा है, लेकिन बस ये जब मैं दोबारा आपसे मिलूंगा तो हो सकता है कि इसका नाम बदल चुका हो, इसलिए कि वो सिलसिला शुरू हो गया है। परसों मैंने फेसबुक पे देखा कि किसी ने डाला था कि इसका आर्ट्स काउंसिल थिएटर के बजाय यावर मेहंदी थिएटर क्यों नहीं है नाम। तो कुछ लोगों ने फेवर में, कुछ ने अगेंस्ट, और एक साहब ने तो बहुत आगे का जुमला लिख दिया जो मैं दोहराना नहीं चाहता
चलिए आगे बढ़ो। तो हमारे हिसाब से हम तो कोई जो थिएटर का सबसे बड़ा आदमी जो था ख्वाजा मोइन था, हाँ उसके नाम पे करो। नहीं, और ये नाम भी बिल्कुल ना हो सकता करे, है। अगर खाली नाम आर्ट्स हो काउंसिल जाए। थिएटर भी रहे तो कोई फर्क नहीं। ख्वाजा साहब सर, दुनिया के बड़े थिएटर किसी के नाम से नहीं है यार, शेक्सपियर के नाम से भी नहीं है, ब्रॉडवे थिएटर कहला रहा है। तो एग्जैक्टली why ना, not मतलब Arts सिर्फ Council आर्ट्स theatre? काउंसिल थिएटर, इससे बड़े एहसास की क्या बात है। बिल्कुल 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 सर। शमीम, अगर आप मतलब अपनी जिंदगी को तकसीम करें कुछ हिस्सों में, तो आप अपने आर्ट्स काउंसिल के टाइम को जो आपने यहाँ सर्व किया है, कैसे याद करेंगे? यानी बेस्ट पार्ट होगा वो। बेस्ट पार्ट है, प्राइम टाइम है जो वहाँ गुजरा है, इसलिए कि वहाँ का तजुर्बा तो ना मुझे अखबार में हुआ है और ना डायरेक्ट एजुकेशन की बुनियाद पे, इसलिए कि इसमें पूरा शहर इन्वॉल्व होता था, पूरे शहर के लोग इन्वॉल्व होते थे, पूरे शहर के हर तबके के लोग होते थे। सो यहाँ का जो मैंने किताब में भी लिखा है कि एवरेज ओके, आप इसको ये बताएं मुझे कि आपके दैट इज द, यस आई एग्री, क्योंकि आपने अपने मिड ऑफ द लाइफ, बल्कि अपनी जवानी के भरपूर टाइम के अंदर आपने आर्ट्स काउंसिल को ज्वाइन करा और आप वहां से सफेद बाल लेके निकले। तो आपके कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनसे आप मुतासिर हुए, जिनसे आपने कुछ सीखा, या जिन्होंने आपकी सोच पे, आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई असर डाला, या आपने उनको कॉपी करने की कोशिश करी या उन स्टेप्स पे चलने की कोशिश करी? अगर चूँकि बड़ा पीरियड आर्ट्स काउंसिल का है, अखबार में मैंने कहा कि शौकत साहब मेरे आइडियल थे, क्योंकि वो जिस तरह के एक अजीम राइटर नहीं, एक अजीम इंसान थे, इंसान दोस्त थे, और जिस तरह वो लिखते थे, अगर मैकेनिक की ज़बान बोलनी है तो वो जाके सोल्जर बाज़ार में किसी मिस्त्री के पास बैठते थे कि छोटे से पाने कैसे मांगे जाते हैं, तब लिखते थे खुदा की बस्ती में। तो इस तरह के लोग तो मुझे नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन जब आर्ट्स काउंसिल का अगर आप कहें तो उसमें पहले आदमी जिन्होंने मुतासिर किया और मुझे ये लगा कि ये तारीख का आदमी है, वो शौकत साहब ही थे, और बिल्कुल बेटा बेटा करके उनको मुखातिब करना, पर्सनल उसके बारे में भी कहना, तुम फला जगह शादी कर लो, तुम यहाँ ना करो, ये सब भी बहुत हंस के और डांट के, दोनों तरह जैसे बुजुर्ग होते हैं उस तरह वो करते थे। तो पहले आदमी तो वो हैं जिन्होंने मुझे कराची में आने के बाद मुतासिर किया। दूसरे जलील साहब भी अपने मामलात में, लेकिन शौकत साहब का ख़त चूँकि बिलाशुबा बहुत बड़ा है, जलील साहब के भी मुकाबले में बड़ा है, तो न सिर्फ ये कि उनकी जो खुदा की बस्ती है वो दुनिया की 17 ज़बानों में ट्रांसलेट हुई है। तो जलील साहब हमारे साथ बहुत, लेकिन अखबार में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए काम वाले शख्स है वो हमारा एहफाज है, कि जिसने मुझे लिखना पढ़ना इस अंदाज से कि प्रोफेशनल अंदाज में कैसे लिखा पढ़ा जाता है, उसकी क्या बुनियादें हैं, बाकायदा ट्रेनिंग किया। हाँ, फ्रेंडली बिल्कुल। लेकिन वो सख्त भी इतने थे कि जब मैं पहले दिन कापी जुड़वाने गया, और चूँकि कापी पेस्टर होता था उस ज़माने में, अब तो सब कुछ पलट गया है, तो मिस्टर रखा हुआ था, याकूब सोज कॉपी पेस्टर थे, बहुत सीनियर, पहले अंजाम में थे अखबार में। मुझे कहने लगे हाँ बताइए क्या करना है। अब यहाँ से उन्होंने शरारत शुरू की जो नए सहाफ़ी के साथ पुराना कापी पेस्टर करता है, और मुझे कहा कापी बताएं जुड़वानी क्या है। मैंने कहा एक तरीके से गोल से जोड़ते हैं। बोले नहीं, जुड़वाने का मकसद ये है कि इसमें क्या चीज़ कहाँ जाएगी, कौन सी खबर पे वो 2 कॉलम होगी, कौन से करो। मैंने कहा सो साहब मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, आप बताएं, आप तजुर्बेकार आदमी। मुस्कुरा के बोले कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, ये साहब का है। तो मैंने यहाँ सीट पे आया पास से कहा, मैंने कहा भाई वो कापी कैसे जुड़वाते हैं मुझे पता नहीं। वो कहने लगे जाइए आप जुड़वाइए उसे ना, और कौन जुड़वाएगा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं आता। बोले तो कोशिश करें, नहीं आता तो इस तरह काम नहीं सीखता आदमी। तो मैंने वो डब्बा ला के अफाज के बेस पे फेंका जिसमें सब खबरें पड़ी हुई थी, और मैंने कहा खुदा हाफिज़ में जा रहा हूँ, और मैं सीधा घर चला आया। फिर खैर वो कापी जुड़वा ली, और फिर रात को अफाज 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर आए। मैं नर्सरी पे रहता था। अब्बा से कहा कि ज़रा अजीम सहाफ़ी को अंदर से बुलाएं, और बुलाया, और फिर मुझे सलवातें सुनाई, और मुझे कहा कि देखो यार
कभी भी काम नहीं सीखा जा सकता जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर मैं तुम्हारी कॉपी जुड़वा दूंगा तो तुम कॉपी पर किसी से जुड़वाते ही रहोगे।